पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज बुधवार है, मई की 7 तारीख 1446 हिजरी के माह ज़िक़त की आज 9 तारीख है। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में वसाब जिलानी। वसाब खैरियत से हैं आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम है। हमारे नाजरीन इस हवाले से मुतल्ला होंगे कि आज जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 244 अजला में दिफाई मश्क यानी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का एहतमाम किया जा रहा है। और इस बीच आप तक ये खबर भी पहुंची होगी कि गुज़श्ता रात के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की गई हमसाया मुल्क पर और जो शिद्दत पसंद हैं उनके ठिकानों पर। और इस ताल्लुक़ से आपसे गुजारिश हमारी यही रहेगी कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है हर सूरत में। और हम अमन पसंद लोग हैं, अमन को तरजीह देते हैं और परवरदिगार से हम दस्तबुद दुआ है कि हमारे जुमला मामलात को आसान कर दे। इस बीच सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से मौसूला इतला के मुताबिक कश्मीर में बारामुल्ला, कुपवाड़ा और सब डिवीज़न गुरेज के जो कॉलेज हैं और तालीमी इदारे हैं, निजी तालीमी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे, वो बंद रहेंगे। इसी तरह सुबह जम्मू की जब हम बात करते हैं, जम्मू के 3 अजला के स्कूल और कॉलेज भी दरस व तदरीस के लिए आज बंद रहेंगे। इसके साथ साथ आप तक ये अहम जानकारी भी पहुंचाएं कि श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आज परवाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल आवाजाही मुअत्तल रहेगी और आपसे इस हवाले से हम गुजारिश करेंगे कि आप श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं, या इस ताल्लुक़ से अगर कोई मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप उनका नंबर हासिल करके आप जानकारियाँ हासिल ज़रूर कर लें। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर इस जो कल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका नाम दिया गया। इसके साथ साथ ही जैसे आपने एयरपोर्ट्स की बात की, एक तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बंद है, इसके साथ साथ ही जो है नॉर्थ साइड की जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो जो है आज फ्लाइट ऑपरेशंस कैरी नहीं कर पाएंगे। उसमें हिमाचल आता है, हिमाचल साइड हो गया, चंडीगढ़ हो गया। इसके साथ साथ ही जम्मू एयरपोर्ट आज क्लोज रहेगा इस हवाले से। राइट। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप जब भी चाहें इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आप तक ताज़ा तरीन जो हालात व वाक़यात है आपको बाखबर रखें और आप तक जानकारियाँ पहुँचाएँ। इसी तरह मौसम के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं और हमारे यहाँ की शहराओं के ताल्लुक से भी आप तक अपडेट्स पहुँचाते हैं। इस हवाले से क्या कुछ है? बिल्कुल। आज श्रीनगर जुम्मू में मतला जुज़ी तौर पर आलूद रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 34 और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस, लेह में 9 और कम से कम रात का
درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلے تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت, تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ, سری نگر سونمرگ گمری روڈ, چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. ایک کٹ آف ٹائمنگ کے بعد چھوٹی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر سے کرگل کی طرف روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار گاڑیوں کو پونچھ سے شوپین کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ رخ کر سکتے ہیں. اور اظہر بھائی, جس حوالے سے آپ بات کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی موک ڈرل, اور آج تو موک ڈرلز ہوں گی 4 بجے سے, آئی تھنک ٹائم دیا گیا ہے 4 بجے سے قریب موک ڈرلز ہوں گی. اور کل بھی جو ہم نے دیکھا SDRF جو ہے ڈیلے جل میں جو ہے موک ڈرلز ہوئی. اور ایک میں اس حوالے سے نوٹیفیکیشن پڑھ رہا جو اہم پوائنٹس, اس میں سے ایک اہم پوائنٹ تھا گو بیگ جو ہے آپ پیک کیجیے, اس میں سے اسینشلز تو آپ ساتھ رکھیے, واٹر وغیرہ ڈرنکنگ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آپ کی آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ ضرور آپ کیری کریں, وہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہونے والا ہے اس حوالے سے. اور جب تک لائٹس آؤٹس ہوں گی, اور تھرو آؤٹ دا انڈیا جو ہے لائٹس آؤٹ ہوں گی, اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن دی ہے, پلیز گو تھرو دیٹ نوٹیفیکیشن, بڑی اہم نوٹیفیکیشنز ہیں. اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائرنز بجیں گی اور مختلف اضلاع میں سائرنز بھی بجیں گی. اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا, ہم لوگوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ایک مشق ہے, ایک ڈرل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل میں ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ رہا تھا, جموں کے ایک اسکول میں اس قسم کی ڈرل کا اہتمام کیا گیا تھا, اور بچوں کو دکھایا گیا تھا, بلکہ پریکٹیکلی ان کو سکھایا گیا تھا کہ کسی بھی صورتحال سے, اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیسے وہ احتیاط برتیں اور انشور کریں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں, جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ شام کو اپنے گھر ہی جاتے ہیں, تو اپنے گھر کے بزرگوں کو, بڑوں کو بھی وہ سکھاتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن اس قسم کی صورتحال میں بے حد ضروری ہے کہ ہر کوئی آگاہ رہے, اویئر رہے اور جانکار رہے. تو اس تعلق سے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ صبر و تحمل سے کام لیں, اطمینان رکھیں, یقین رکھیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اس پروگرام کس دستلابسی مز تہ تامت موسیقی ہز ڈل واتناوان, تو یس زن ازیک کیو شیٹ شیٹس مز یہ بہ وچھان چھس ازکہ باپت یس زن ڈل ژارنہ آمز چھ, یہ اعجاز راس صٲبن اخ بات, یہ واتناو پروگرام کس دستلابسی مز تہ تامت. پتہ کرو ازکس مہمانس سۭتۍ ملاقات, روزو وچھان. گڈ مارننگ J&K. رشک کرتا ہاں عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی, ہاں عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی, پانن اسیر جھکت لاگان بیگان تئی, ہاں عشق چورو رشک کرتا دیوان تئی. مت مجنونو رٹ نجد مکان تئی, مت مجنونو رٹ نجد مکان تئی, بلو سندر آئی سئی سوری سامان تئی, سامان تئی, ہاں عشق چورو
नतई हा अश्क चूरो इश्क करता जनाब आली, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के आप बराह रास्त डीडी कशीर की चैनल से देख रहे हैं। इसके अलावा आप जो है यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं ऑनलाइन 24/7 और जब ये एपिसोड अपलोड होता है तब भी इस एपिसोड का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में ही अज़हर भाई और मैं बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और आज जो है ब्रीफिंग दी जाएगी, मीडिया ब्रीफिंग वज़ारती दिफा की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, और टाइमिंग शायद वो दिया नहीं है बट सुबह के ही मॉर्निंग टाइम में ही मीडिया ब्रीफिंग, और आप जो है इस हमारी चैनल से डीडी कशीर से आप जो है वो ब्रीफिंग आप तक हम पहुंचाएंगे। राइट, मॉक ड्रिल के हवाले से आपसे आपके घर के बच्चे पूछ सकते हैं कि मॉक ड्रिल होती क्या है। जाहिर सी बात है, ये बुनियादी सवाल है कि मॉक ड्रिल है क्या। जब आज हमारे बच्चे अपने स्कूलों का रुख करेंगे तो शायद स्कूल निकलने से पहले या कल शाम से ही उन्होंने आपसे पूछना शुरू किया होगा ये मॉक ड्रिल्स होती क्या हैं। तो एक उर्दू अखबार ने बहुत ही सलीस ज़बान में सादा अल्फाज में लिखा है, इसको कोशिश की है कि थोड़ा सा एलॉबरेट करें कि ये मॉक ड्रिल है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। मॉक ड्रिल पहले से मनसूबा बंद मश्क होती है जिसमें किसी आफत या ख़तरे की सूरत हाल को ड्रामाई तौर पर नकल किया जाता है, ये दिखाया जा सके कि उस वक्त लोग क्या रद्द अमल जाहिर करेंगे। मॉक ड्रिल के दौरान कई बार हकीकत पसंदाना सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे कि कहीं आग लगी हो, कहीं पर हमला हुआ हो या जलजला आ गया हो
लोगों को बहिफाजत निकालने और इस सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ करने का पूरा अमल संजीदगी के साथ सिखाया जाता है, किया जाता है। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना ज़रूरी होता है। इन तैयारियों को इंतज़ामिया मॉक ड्रिल के ज़रिए चेक करती है। इसमें ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि हंगामी सूरत हाल में आम लोग कैसा रवैया इख्तियार करें। तो डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला रखना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और रेस्क्यू टीमें कितनी तेज़ी से अपना काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ इलाकों की जो मौजूदा सिक्योरिटी है उनका अलर्ट सिस्टम कैसा है और वो कितने मुतहरिक है। बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे इस हवाले से, ये जो बुनियादी किस्म की जानकारी थी मॉक ड्रिल के हवाले से। हम एक वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे से लौट के आएंगे, आज के मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, आज के मेहमान से आपकी मुलाकात का वक्त हो रहा है। हमारे आज के मेहमान जो है दरस तदरीस के काम के साथ इनकी एक बड़ी लंबी वाबस्तगी है। कॉलेज सतह पर भी पढ़ाते आए और उसके बाद हमारे कश्मीर के एक बहुत ही अहम आला तालीम के इदारे के साथ मुंसलिक रहे। इस इदारे के कायम मकाम वाइस चांसलर भी रहे कुछ अरसा, और इसके साथ साथ आजकल सेंट्रल बिजनेस स्टडीज़ के साथ मुंसलिक है। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, और हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब हैं। आपका बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। आपके तारुफ और आपकी तारीफों में बहुत कुछ कहने लायक है। मैं ज़ाती तौर आपको जानता हूँ, आपकी शख्सियत से मानूस हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि जल्द अज जल्द हम आपको अपने नाज़रीन के साथ आपका तारुफ कराएं ताकि आपके साथ बातचीत करने का ज़्यादा मौका हमें मैसर हो। हम सबसे पहले जानेंगे आपसे ज़रूर कि आप की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। इसकी एक बुनियादी वजह भी है, वो ये कि जब आप जैसी शख्सियात हमारे स्टूडियोज़ में आती हैं तो आप एक इंस्पिरेशन की सूरत में हमारे पास होते हैं। कई नौजवान, कई दोस्त जो आपको देखते हैं, आपकी बातों से, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात से उन्हें एक सीख मिलती है। तो हम आपसे भी ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है। शुक्रिया अजहर साहब। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू की शुरुआत करूं, आपका बहुत ही मशहूर हूं मैं आपके प्रोग्राम के मोहतमम से। गुड मॉर्निंग J&K जितने भी इससे वाबस्तगी रखते हैं दूरदर्शन श्रीनगर से, तो बड़ा ही शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ज़ाहिर नसीब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। थैंक यू सो मच। आपका जो आपने जो सवाल किया है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने जन्म से अपनी बात शुरू करूँ। तो मेरा जन्म जो है वो डाउनटाउन श्रीनगर के एक इलाके, मशहूर इलाका का नाम है सबा कदल एरिया। जी जी जी। तो वहाँ से वहाँ ही मेरी जो पैदाइश हो गई है, और वहीं से फिर मेरी जो इब्तिदाई तालीम है जी, वही उसी इलाके में एक स्कूल हुआ करता था, इस्लामिया मिडल स्कूल जी। ये इस्लामिया मिडल स्कूल हमारी जो मेरा पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेरा इलाका था हफ्ती अरबल। तो कि उसके बगल में एक दूसरा मोहल्ला था हुआ करता है जिसका नाम है मलिक साहब। तो इसका नाम ही है इस्लामिया मिडल स्कूल मलिक साहब सभाकत। तो ये इस्लामिया मिडल स्कूल जो है ये अंजुमन नुसरतुल इस्लाम का जो नेटवर्क ऑफ स्कूल जो है, इस अंजुमन की बुनियाद जो कि मौलाना मीर वाइस मौलाना रसूल शाह साहब ने 1899 ईस्वी में तो इसकी बुनियाद डाली, और 1905 के दरमियान वो ओरिएंटल कॉलेज और जो इस्लामिया हाई स्कूल राजौरी कदल जी, तो वो उसका स्टार्ट किया उन्होंने। तो कुछ सालों के दरमियान उन्होंने फिर कुछ इसका एक नेटवर्क बनाया स्कूल का, और ये 10-12 तक स्कूलों का तादाद था जो श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में। तो एक स्कूल हमारे इलाके में भी था। तो इस स्कूल की बहुत ही हमारी जो लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, उस इलाके के जितने भी बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। हमारे गवर्नमेंट स्कूल तो हुआ करते थे लेकिन थोड़ी सी दूरी पे हुआ करते थे। तो बिल्कुल
फॉर्चुनेटली बिल्कुल ही हमारे बगल महल्ले के बगल में स्कूल था। तो ये वहाँ से मैंने, क्योंकि मिडिल स्कूल था तो फिर वहाँ तक मैं तो मिडिल क्लास तक मैंने, कक्षा तक मैंने वो तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मैं 2-3 महल्ले छोड़ के एक हायर सेकेंडरी हुआ करता है जो अभी भी है, ML हायर सेकेंडरी स्कूल सिगड़ा फर सभा कदल। तो इसको उर्फ आप में दर स्कूल कहते हैं, दर स्कूल के नाम से ये मशहूर है। और ये क्योंकि ये जो हमारे सभा कदल एरिया में जो दर हुआ करते थे, तो इनका बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है, बड़ा ही नाम है उनका कश्मीर की हिस्ट्री में। तो उनकी ये उनकी शायद आबाई जो ज़मीन थी उन्होंने शायद दान की थी या गवर्नमेंट ने ली थी, तो उसको उर्फ में दर स्कूल कहा। तो वहाँ से मैंने 9th 10th 11th 12th किया था, क्योंकि 10+2 का जो पैटर्न था वो स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने ये जो 11th और 12th तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने पकड़ी थी। तो उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज चला गया, तो वहाँ पर भी मैंने कॉमर्स BCom किया था। फिर उसके बाद चलते चलते आगे चलते फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से MCom किया। फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली आफ्टर आई पास्ड आउट तो मैंने फिर MPhil रिसर्च का, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि मैं आगे चल के फिर शायद ये प्रेरणा मुझे इंस्पिरेशन में जो मुझे कॉलेज में कि मैं टीचिंग की जॉब शुरू कर दूं। अच्छा। सो आई एम बेसिकली अ टीचर नॉट बाय चांस, आई एम बाय चॉइस। तो बहुत कुछ टीचर्स मुझे याद आते हैं अभी भी, कुछ ने तो वफात पाई है, अल्लाह उनकी कब्रों को मगफिरत करे, रोशन करे उनकी कब्रों को, और कुछ अभी हयात है। तो उनसे बहुत इंस्पायर होके मैं भी चाहता था कि मैं भी ऐसे ही क्लास में लेक्चर देके स्टूडेंट से बातचीत करूं, उनको सिखा दूं। सो वहाँ से फिर मुझे वो प्रेरणा मिलके फिर मैंने MCom किया। MCom करने के बाद 1-2 जॉब्स की ऑफर आई थी, तो मैंने तो टुकरा दी, क्योंकि मेरा जो बुनियादी जो शौक था वही कि टीचिंग जॉब में शुरू कर दूं। तो 85 में मैंने 1985 में MCom मैंने कंप्लीट करके फिर 86 में मैंने MPhil स्टार्ट कर दी। लेकिन 87 में मेरी जॉब मिली तो आई लेफ्ट दैट हाफ वे। ऑफ कोर्स लेटर ऑन आई सब्सिक्वेंटली कंप्लीटेड द अदर डिग्रीज। तो ये मेरी शुरुआत हो गई है। वंडरफुल, बहुत ही खूब, बहुत उम्दा। और जिस तरह आपने कहा कि अपनी मर्जी से बल्कि आप अपनी चॉइस से आप उस्ताद बने। मुझे इससे याद आया, कल ही एक वालिद साहब के एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा, तो एक डॉक्टर के हवाले से वो जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने उस डॉक्टर के पास अपनी शरीक हयात को लिया था और उसकी एक वीडियो क्लिपिंग उन्होंने बनाई है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि ये क्या करती हैं, आपकी शरीक हयात क्या करती हैं? तो वो बोलते हैं कि सर शी इज़ ए टीचर। तो डॉक्टर साहब का जवाब सुनने लायक है। वो बोलते हैं कि इफ़ शी इज़ अ टीचर शी हैज़ टू बी अ रोल मॉडल। इसलिए इनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चों को ये ठीक से पढ़ा पाए। बिल्कुल। तो एक टीचर का रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए टीचर को खुद वैसा बनना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है। और बिल्कुल, और माशाल्लाह ये तो ज़ाती तारुफ था फारूक साहब आपका। जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके 4 दिहाई आपने एज ए टीचर, अगर 87 से हम बात करें तो क्या लगता है उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम पे और आज के एजुकेशन सिस्टम पे हम नज़र डालेंगे तो क्या लगता है आपको मेजर एक ड्रास्टिक चेंज है? बहुत सी इसमें एस्पेक्ट्स में चेंज हो गई है। एंड इन सम एरियाज देयर हैव बीन व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश दिस पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम चेंज हैज बीन देयर। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैंने, क्योंकि उस दौर में मैं स्टूडेंट रहा हूँ और उसी दौर में मैंने पढ़ाया भी है। दो माई फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन जम्मू डिवीजन दोडा में, फिर उसके बाद कुछ देर मैंने उधमपुर में 2-3 साल दे दिए डिग्री कॉलेज में। तो फिर यहाँ आके 90s में मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर पढ़ाना। तो चेंज जो मुझे लगती हैं, क्योंकि आज से 40 साल पहले तो जो लोग पढ़ते थे 30 साल पहले तक, 25 साल पहले तक, तो उनका मुद्दा और मकसद बेसिक जो था वो एम्प्लॉयमेंट नहीं था। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। दैट वाज बेसिकली दैट वाज इंसिडेंटल टू इट। वंस यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर डिग्री में आपको मिल जाएगा। ये तो पता था कि वंस यू कंप्लीट आउट, यू कम आउट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यू विल गेट अ जॉब। देयर वाज नो इशू इन दैट। तो लेकिन बुनियादी मकसद जो है कुछ हासिल करें, कुछ इमेंसिपेशन, कुछ नॉलेज, because education was pursued for the sake of emancipation, for the sake of getting some degree of wisdom and knowledge out of it. तो बाकी जो जॉब, जो प्रोफेशन, इसको फिर एम्प्लॉयमेंट में आपको इसकी मदद मिलेगी, तो वो तो इंसिडेंटल था। That was sure for anybody who would come out and complete the degree. लेकिन with the passage of time, there has been a complete shift. There has been a dramatic shift in this, what I can say, understanding, or in this, कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स एजुकेशन। लोग अब करियर आज जो तो करियर ओरिएंटेशन ज्यादा है, नॉट ज्यादा है बल्कि सिर्फ करियर ओरिएंटेशन ही है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली
ایسے ہم نے اسکیمز اور جو سلیبس کریکولم اسٹرکچر بنا دیا اس سسٹم کا کہ وی آر بیسکلی فوکسنگ آن امپروونگ یور وین آئی کین سے امپلائبلٹی. That is the main focus. So باقی جو وہ تو پیچھے چلے گئے that went to the back burner. جو ہمارے جو باقی جو learning تھی learning جو basically تھا to have some wisdom, to have some kind of man-speech, اخلاقیات کا, morality کا, ethics کا وغیرہ, یا آپ کو knowledge ملے کہ what is happening around the world, what the life is all about and all that. So وہ چیزیں جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے. That is the basic, one of the basic. دوسرا چیز مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ بیکاز اٹ کین بی کنیکٹڈ سم ہاؤ ٹو دا فرسٹ ون جو میں ابھی ذکر کیا. دوسرا یہ کہ جو بچوں کا جو ویوہار ہوا کرتا تھا, ان کا بیہیویئر اینڈ کنڈکٹ, not only in the class but around the campus, in the campus and around in the locality where they reside and all that, وہ بہت ہی سٹیک قسم کا ہوا کرتا تھا, بہت ہی وہ سیریس قسم کا ہوا کرتا ہے. اینڈ جو ریسپیکٹ, ڈگنیٹی, آنر آف ٹیچرس, جو آپ کے جو بزرگ ہے, آپ کے ماں باپ جو ہے, آپ کے پیرنٹس جو ہے, آپ کے بڑے بھائی یا محلے والے میں جتنے بھی بزرگ تھے, ان کے پرتی آپ کیسے ویوہار کرتے ہیں. اور آپ جب آپ کو ٹیچر سکھاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے میٹر آف یور رائٹ, اٹس اے میٹر آف یور, اس کی اوبلیگیشن تو ہوا کرتی تھی, لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا احساس ملتا تھا کہ یہ شاید مجھ پہ کوئی احسان کرتا ہے, کہ مجھے سکھاتا ہے, مجھے درد دیتا ہے. لیکن دا ٹائمز ہیو چینجڈ, وی ہیو کم, آئی مین دا انٹائر سرکل ہیز, وی ہیو شفٹ دا انٹائر سرکل ان دا سینس کہ ابھی جو ہے اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ شاید اس کا یہ حق تو ہے ہی, اس کا یہ فرض ہے, اور اس کو یہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے مجھے, وہ کیوں نہیں کام کرے گی. اٹس I mean the teaching learning process considered as an any merchandise. جیسے کہ آپ مجھے پیسے دے تو میں آپ کو کام کر لوں گا, کوئی سروس پرووائڈر, ایک ٹیچر سروس پرووائڈر بن گیا ہے, اینڈ اسٹوڈنٹ بیکم اے کسٹمر دیٹ وے. سو دیز آر سم کپل آف چینجز دیٹ ہیو کم. اور اس میں جو یہ کمرشل اسپیکٹ آ گیا ہے, اس کمرشل اسپیکٹ آنے کی وجہ سے بچوں اور ٹیچر کی جو وہ ایک ایکویشن ہوتا تھا, یا ایکویشن کہیے گا, یا جو کئی معاملات میں ایک دوسرے کا ماننا, احترام کرنا, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ, محبت, اس میں شاید فرق بھی آ گئی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں فرق آ گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. خیر یہ تو ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. ہم آگے بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے کچھ اور موضوعات کے حوالے سے, اور چونکہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ایک اہم ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, اس وابستگی کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا. ہم آپ تک پہنچائیں گے پرومو ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے جس پروگرام کے چرچے پچھلے چند ہفتوں سے پروگرام میں اور دوسرے پروگرام میں ہو رہے ہیں. سنگنگ سٹار آف JNK, ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے ذریعے ہم ہمارے یہاں کے یوتھ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنا ہنر لوگوں تک پہنچائیں. یہ دیکھتے ہیں یہ پرومو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور آج ہمارے ساتھ ناظرین مہمان تشریف فرما ہے پروفیسر فاروق احمد شاہ صاحب, جو سینٹر آف بزنس اسٹڈیز سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. فاروق صاحب, جیسے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے, تو اس ڈپارٹمنٹ کا سینٹر آف بزنس اسٹڈیز سینٹرل یونیورسٹی, اس میں کیا مشن ہے, کیا ویژن ہے, ایک تو اس پہ ہم جاننا چاہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی بیکاز آپ کا ایک لمبا سفر رہا ہے ایجوکیشن کے ساتھ, ایجوکیشن سسٹم میں رہے ہیں آپ, اور آپ نے سرو کیا ہے ایز اے وائس چانسلر بھی سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں. سو اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ بہت آج کل ہم سن رہے ہیں کہ ایڈمیشنز نہیں ہو پا رہے ہیں جس طریقے سے ایڈمیشن ہوا کرتے تھے. بیکاز میں آپ کو بتا دوں, میں بھی پروڈکٹ ہوں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر, میں بھی پاس آؤٹ ہوں, اور اس ٹائم پہ بڑا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا اینڈ بڑا مشکل تھا کریک کرنا. لیکن اب جو ہے ویکنٹ سیٹس ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے ڈیٹیل انفارمیشن دے دیجیے. جی, کسی حد تک آپ نے درست فرمایا کہ ابھی ایڈمیشنز کی کچھ تھوڑے سے پرابلم ایشوز ہے, بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ دس از ناٹ دی ایشو پرٹیکولرلی ود دا سینٹرل یونیورسٹی. یہ ایک اوور آل ٹرینڈ بنی ہوئی ہے
کیونکہ ہر ایک چیز میں چونکہ میں نے کہا کہ ایک جو سوشل ایکٹیویٹی بنی ہے ایجوکیشن از نو مور ناؤ دیٹ کہ آپ کو ایک والنٹری قسم یہ تو مینڈیٹری بن گیا ہے کہ انلیس یو گیٹ سم ڈگری تو دین یو آر کوالیفائڈ فار اپلائنگ اے جاب ان دا پرائیویٹ سیکٹر سو یو گیٹ اے جاب سو اٹس اے مینڈیٹری کائنڈ آف اے تھنگ. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک سرکل جیسا ہوتا ہے. تو پرابلی شاید ہمارا جو ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ ہیز لاسٹ سم ٹو سم ایکسٹینٹ ہیز لاسٹ اٹس ریلیونس in the modern times, and though there has been a great shift that has taken place over the last 3-4 years and because of the introduction of NEP 2020. Okay. تو ابھی اس سے پہلے جو ہمارا سسٹم چلتا تھا اگر اسکول لیول پہ ہم لیں گے 2+10+2 پھر اس کے بعد 3 پھر اس کے بعد 2 یعنی 10ویں جماعت تک اور پھر 12ویں جماعت تک پھر 3 سال کا ڈگری کورس ہے پھر اس کے بعد 2 سال کا جو PG کورس ہوتا ہے. سو یہ دس سسٹم ہیز بین دیئر دس اسٹرکچر ہیز بین دیئر پچھلے 40 سال سے تھی 50 سال سے تھی. میں آپ کو کہوں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1986 جو لیٹسٹ اس سے پہلے 2020 تو وہاں پر اس کا یہ سسٹم ہے. اینڈ یو کین جسٹ امیجن کہ 50 سال کے دوران 86 سے 20 تک دیٹ مینس 36 34 37 ایئرس اس دوران کتنی چینج آ گئی ہوگی. جی جی. بٹ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹو ایڈجسٹ آور سسٹم آور اسٹرکچر ود ان دیٹ چینج بیکاز چینج از اے کنٹینیوس پروسیس. Constant, change is constant. So that is why our education system has lost its relevance, and it was being felt, immensely by everybody who is having some kind of, association with education. So یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے کچھ سالوں سے جو ایڈمیشن جو ہے گرتے رہے ہیں. بالکل. سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے حوالے سے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ صاحب جو پوچھ رہے تھے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ یہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کو جس مقصد سے قائم کیا گیا تھا اس مقصد کو ہم نے کس حد تک ہم نے حاصل کیا ہے, کیا کچھ کرنے کی مزید ضرورت ہے. ایک دور تھا جب انفنسی سٹیج میں تھا یہ ادارہ تو سکیٹرڈ ایک سسٹم تھا, کئی مقامات پر اس کے کیمپس کو چلایا جا رہا تھا, لیکن اب ایک کیمپس تو ہے لیکن کیا وہ سیریسنس ہے اور کیا وہ فیکلٹی ہے اس پر ہم بات ضرور کریں گے. لیکن فی الحال ہم ناظرین رکیں گے ایک وقفے کے لیے, وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچیں گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بیجوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں وقت ہو چکا اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس مقامی اردو روزنامہ اس سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جیلے ڈل میں SDRF کی موک ڈرل, ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا لیا جائزہ. جی اردو اخبار ہے میرے پاس, اور موک ڈرل کے حوالے سے ہی خبر شائع ہوئی ہے, بلکہ یہ خبر آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے. یہ اخبار لکھتا ہے سرخی کی صورت میں 1971 کی ہند پاک جنگ کے بعد ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی بڑی شہری دفاعی مشق, مرکزی داخلہ سیکرٹری نے تیاریوں کا جائزہ لیا. آج جموں کشمیر سمیت کئی ریاستوں کے تقریباً 244 اضلاع میں موک ڈرل کا انعقاد. آج کشمیر کے مختلف مقامات پر سپہر 4 بجے سول ڈیفنس موک ڈرل کا انعقاد ہوگا. مختلف مقامات پر سائرن کو چالو کیا جائے گا. عوام سے گزارش کہ وہ پرسکون رہیں, گھبرائیں نہیں, آپ کا تعاون ضروری. حکام جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ اس سے چند سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. انڈیاز واٹر ول ناؤ بی یوٹیلائزڈ فار کنٹری, PM مودی. اسی اخبار سے ایک اور سرخی 19 جموں کشمیر لداخ ڈسٹرکٹس گیئر فار موک ڈرلز. جناب اردو اخبار کے پہلے صفحے کی خبر, وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریٹائر ہونے والے ملازمین اور پینشنروں کے لیے JK پینشن سویدھا پورٹل کا آغاز کیا. پینشن سیٹلمنٹ کے عمل کو آسان بنانے کی جانب ایک اہم قدم.
جی میرے پاس ایک اور مقامی انگریزی روزنامہ سی ایم عمر urges sensible action post پہلگام civilians must not be a burden of a terror response. جی انگریزی اخبار پہلے صفحے پر لکھتا ہے JNK گورنمنٹ ایکسٹینڈز کوریج انڈر PDS چلڈرن ابو 6 widows and divorcees now eligible for ration cards. جی میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ آفیشلز ان جموں ریویو پلان ٹو انہانس فیسلٹیز فار امرناتھ یاترا. اسی اخبار سے ایک اور سرخی امیٹینشن along انٹرنیشنل بارڈر فارمرز رش ٹو ریپ اپ ہارویسٹ. جی اردو اخبار کے پہلے صفحے کی خبر جس کی سرخی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سلاسل اور بغلیات ڈیموں کے دروازے ہنوز بند، پاکستان میں جناب خشک. ہمارے آج کے مہمان پروفیسر فاروق احمد شاہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے قائم مقام وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور سینٹر آف بزنس اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. میں عرض کر رہا تھا وساب کے سوال کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ سینٹرل یونیورسٹی کو جس مقصد سے قائم کیا گیا تھا اس مقصد کو ہم نے کس حد تک حاصل کیا ہے اور کہاں پر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ضرورت ہے کرنے کی، اور جو ہمارے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی طلبہ کی خواہشات ہے ان کا احترام کرنے کی. جی اظہر صاحب، آپ کا جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا مجھ سے. یہ جو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر جو ہے یہ بیسیکلی 2010 میں یہ اسٹیبلش ہو گئی. جی جی ان فیکٹ اٹ واز ناٹ ون سنگل یونیورسٹی دیٹ واز اسٹیبلش. 13-14 یونیورسٹیز اس وقت بنائی گئی کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو پلان تھا اس وقت انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا 2009 میں. جی جی سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ آف 2009 کہتے ہیں. تو اس کے تحت کوئی 13-14 یونیورسٹیز جو ان کی بنیاد ڈالی گئی تھی. اور ہماری ایک یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی JNK اس وقت ہوا کرتی تھی. جموں کو پھر الگ سے انہوں نے کچھ پروٹیسٹ گیا تو ان کو پھر دوسری یونیورسٹی دی گئی. جی تو اس کا جو پرپز تھا بیسیکلی کیوں یہ 12-13 یونیورسٹیز وجود میں آ گئی. سینٹرل گورنمنٹ کا یہ تھا کہ وی نیڈ سم انسٹیٹیوشنز وچ آر سینٹرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اکراس انڈیا. ادروائز اس وقت تو 30-35 یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی جو تھی جیسے کہ ہماری دلی یونیورسٹی ہے، JNU ہے، AMU ہے وغیرہ، یہ تو سینٹرل، لیکن ان کا تعداد بالکل کم تھا اور وہ کچھ اسٹیٹس میں نہیں تھی. تو اور دوسرا مقصد اس کا تھا کہ ایکویٹی، ایکسیس اینڈ کوالٹی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ان ایریاز جو انکورڈ ایریاز ہیں، انسروڈ ایریاز ایز سینٹرل یونیورسٹی کنسرن ان میں لگا دی. تو 2009 میں جب اس کا جو ایکٹ آ گیا تو 2010 میں ہمیں یونیورسٹی مل گئی. تو گورنمنٹ ایک اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ایک چیز ان کی ذمہ تھی، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، اٹ واز آل ٹو بی فنڈیڈ بائی سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا. اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ایک چیز کا انہوں نے رکھا ہوا تھا، زمین ہمیں دے دو آپ، کیونکہ اور اس میں شاید وہ کسی حد تک ٹھیک بھی نہیں تھا ڈیسیژن یونیورسٹیز کا. سینٹرل یونیورسٹی ایکٹ میں جو لکھا ہے کہ بھائی 500 ایکرز آف لینڈ ہونی، دیٹ واز اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ فار دی کیمپس آف اینی سینٹرل یونیورسٹی. سو انہیں جو یہ بڑا ایک اس کا رکھا تھا کہ اس میں اتنا بڑا پیچ آف لینڈ ہونا چاہیے. 500 ایکرز مینز اراؤنڈ 4000 کنال. سو اٹ واز اے بگ پیچ آف لینڈ. So naturally it was with all those new central universities. اسٹیٹ گورنمنٹ کے ذمہ رکھا تھا تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس اتنی زمین تھی نہیں. تو انہوں نے پھر کیا دیکھا کہ کہاں پر ہمیں جو سرکاری خالصہ سرکاری ہے یا کچھ کاچرا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو ہم نے کیا. تو انفارچونیٹلی ہماری سینٹرل یونیورسٹیز کسی 2-4 اور سینٹرل یونیورسٹی جو اس وقت جو واقع میں وجود میں آ گئے تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ ہم پھنس گئے کیونکہ ہمارا جو لینڈ گورنمنٹ آف JNK اسٹیٹ گورنمنٹ نے دے دیا اس کی کوالٹی کچھ یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے کچھ اچھی نہیں تھی. تو دیٹ واز اے مارشی لینڈ. تو اس میں بہت زیادہ خرچ، حالانکہ اس وقت سروے وغیرہ جو ہو گیا اور یونیورسٹیز آرکیٹیکٹ بھی ان کا بھی سلیکشن کر کے ان کا بھی اپوائنٹمنٹ کر دیا. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے پیسے بھی کچھ ریلیز کیے تھے، کچھ 200-300 کروڑ تو 280 کروڑ کے آس پاس. تو لیکن کام ہم سٹارٹ نہیں کر سکے کیونکہ اس میں جو پھر پتہ چلا وین وی ایکچولی وینٹ انٹو دی کنسٹرکشن آف دی کیمپس، ڈیولپمنٹ آف دی کیمپس، تو پتہ چلا کہ ہم نے 20 میٹر 25 میٹر 18 میٹر نیچے جانے کے لیے فاؤنڈیشن کے لیے. سو بہت سارا. تو اس میں ایک جو ایک اسٹمبلنگ بلاک آ گیا ہمیں کہ ہم نے جو کیلکولیشن کر دی اس سمے کی بات ہے 2012-13 کی بات ہے. تو یہ کوئی بنیاد میں اس کی فاؤنڈیشن میں جو خرچہ آتا تھا وہ اراؤنڈ
40 to 45% of the total budget हुआ करता Okay. अच्छा and this was grossly in contrast to what was the national average at that point of time. True. और national average तो 10-12-13% का जो फाउंडेशन का था. राइट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये देखा तो उन्होंने कहा यू स्टॉप ऑल द कंस्ट्रक्शन, नथिंग डूइंग. हम उनसे कंस्ट्रक्शन इस लैंड पर ऐसे नहीं कर लेंगे क्योंकि वी नीड टू रिवाइव द एंटायर आई मीन मास्टर प्लान फॉर द यूनिवर्सिटी. तो फिर इसमें कुछ अरसा चला गया, फिर हालात भी कुछ ऐसे आई मीन जो है पॉजिटिव नहीं रहे, इन फेवरेबल नहीं रहे. तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कहने पर इंसिस्ट करने की, जो मेरे प्रोड्यूसर थे प्रोफेसर मेराजुद्दीन साहब, हाँ तो उन्होंने बहुत कोशिश करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोटिवेट करके परसुएट करके एक टेक्निकल कमेटी में भाई वी कैन नॉट चेंज द, ऐसा नहीं है मुमकिन कि कुछ इसमें किसी और जगह शिफ्ट कर सकें बिकॉज इट हैज अदर आई मीन इम्प्लीकेशन, सोशो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन. Exactly. तो ये अच्छा नहीं लगेगा. एंड देन अरेंजिंग सच अ ह्यूज पैच ऑफ लैंड Would not be possible. ठीक. Right. तो इसी में कुछ कर सकते हैं. तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेक्निकल कमेटी बनी. वो टेक्निकल कमेटी ने मेरे जो व्हेंस माय प्रेडिसेसर ही डिमिटेड हिज ऑफिस, आई वाज गिवन द चार्ज, तो मैं 1.5 साल जब मिला तो उस दौरान कुछ अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो गई थी. तो गवर्नमेंट वो टेक्निकल कमेटी ने जो 2 साल पड़ी हुई थी तो उन्होंने अपना हमारे इंसिस्टेंस पे उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया. और दैट टेक्निकल कमेटी वाज इसमें जो मेंबर्स थे अक्रॉस इंडिया, जो टेक्निकल बहुत ही अच्छे जो माहिर लोग थे. एक तो उनका एक डीन था IIT दिल्ली के, तो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी. उन्होंने 5-6 जो इसमें राउंड्स मारे, उन्होंने इसमें विजिट्स किए कैंपस पे. तो टेक्निकल आई मीन जो एनालिसिस करके सॉइल का कि क्या है, तो इसमें फाउंडेशन सिस्टम कौन सा चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना है नहीं कि हम नहीं बना सकते हैं. इट मे बी कॉस्ट में भी अ फैक्टर Exactly. और द मेथोडोलॉजी और द बनाने को तो बना ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी अ फैक्टर, लेकिन बना भी सकते हैं. ट्रू. तो फिर हमने वो उसको उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने वो जो रिपोर्ट वो हमने सबमिट करके possibly they are looking at it, so hopefully we are hopeful कि government of India will accept, it has accepted technically speaking, it has accepted the I mean जो इसका जो इसको उन्हें रिपोर्ट दे दिया. तो अकॉर्डिंगली नया एक मास्टर प्लान बन रहा है. एक बार गया भी था शायद भी हाल ही में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ छोटी छोटी कुछ रिजर्वेशंस या उन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है. तो होपफुली विद इन सम मंथ्स वो रिजर्वेशंस विल बी आई मीन विल बी क्लेरिफाइड, दोस आई मीन क्लेरिफिकेशन विल बी सबमिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे विल बी रिलीज इन फंड. तो मुझे लगता है आने वाले दिन में फिलहाल के लिए कतई कलामी के लिए माजरत खा हूं मैं. इजाफी रकूमात जाहिर सी बात है जब हमें मिलेंगी तभी हम कैंपस को मुकम्मल तौर तैयार कर पाएंगे, लेकिन कैंपस का कितनावा हिस्सा अभी मुकम्मल कर पाए. और ये इसके साथ साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगा अजहर साहब कि ये वहीं पे हो रहा है जहां पे इस टाइम पे है तुलमुला में, या कहीं और जगह ये शिफ्ट हो रहा है? जी ऐसे शिफ्ट की तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि जो चंक ऑफ लैंड है वो बड़ा ह्यूज चंक ऑफ लैंड, एन एनॉर्मस पीस ऑफ लैंड वी नीड, एंड दैट इज नॉट अ पॉसिबल आई मीन पॉसिबल बाय मीडिया. तो उसे क्या है कि उसी पे बन जाएगी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह. और अभी जो हम कह रहे हैं कि हम उससे पहले 2016-17 तक वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम श्रीनगर. तो हालांकि यूनिवर्सिटी वाज इट वाज डिसाइडेड दैट इट शुड बी देयर, लैंड वाज देयर इन गांधरबल तुलमुला में, टू बी स्पेसिफिक अबाउट द लोकेशन. तो फिर 16-17 में हमने शिफ्ट किया. तो शिफ्ट करने के बाद वी आर गिवन सम गवर्नमेंट आई मीन ओल्ड गवर्नमेंट कैंपसेस ऑफ कॉलेज एंड देन होल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड ऑल दैट. तो 2-4 जगह पर हमने और एक मोस्टली तो सुलमुला जो हमारा बेसिक कैंपस है, तो हमने वहाँ पर एक दो जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स किए थे, बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर्स है. तो वो भी उन पे भी काम चल रहा था. एक तो हमने ऑपरेशनल किया था, दूसरा मेरे वक्त जो हमने कुछ उसमें से और ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेके NBCC गया मैं, उनके NPCC उनके ऑफिस में हमने मीटिंग की दिल्ली में, वो भी आ गई. तो समहाउ इट वाज रिजॉल्व्ड. जो स्टबलिंग ब्लॉक था क्योंकि उसमें भी काम कुछ पड़ा, आई मीन दैट वाज जस्ट स्टॉप्ड फॉर सम टाइम. तो उसमें हमने स्टार्ट करके फिर वो भी हमने ऑपरेशन कर दिए. तो होपफुली जो है मुझे नहीं लगता है कि देयर शुड बी एनी मेजर प्रॉब्लम नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरस्टूड, दे हैव एक्सेप्टेड द रिपोर्ट, द फाइंडिंग्स, द रिकमेंडेशंस ऑफ द टेक्निकल कमेटी. तो शायद इस साल होपफुली वी आर होपफुल फंड्स वो रिलीज करके वो हम यूनिवर्सिटी जो वो पूरा शदमत से काम शुरू हो जाए. सो आई जस्ट नीडेड सम क्लेरिफिकेशन ऑन दिस कि अभी जो इस कैंपस की जब हम बात करते हैं तो इस कैंपस का कितनावा हिस्सा अभी तक मुकम्मल हो पाया है? क्या सिर्फ प्लंथ ही कंप्लीट हो पाया या उससे ऊपर भी हम आ गए? नहीं, इसको तो इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन है. मैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं. जो अभी हमारे 2
प्रिफैब स्ट्रक्चर्स है, मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर्स, वो अगर कैंपस में हम जोड़े तो वो अच्छा खासा है, उसका मे बी इट इज अराउंड 10% 20%, लेकिन अगर उसमें नहीं, क्योंकि वो प्रिफैब है तो वो इफ यू नॉट टेक इट द पॉट ऑफ देन कुछ भी नहीं है। एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें कुछ 1-1.5 साल लगने का तवक्का है, अभी इसमें काम चल रहा है। सो इफ वी टेक दैट एज ए बिल्डिंग तो उसमें शायद दैट मे बी अराउंड 20-15% ऑफ द। तो फिलहाल प्रीफैब इसी स्ट्रक्चर में ही फंक्शन। प्रीफैब में हम सम गुड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, हमारा एजुकेशन है वहाँ पर, हमारे कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे साइंस डिपार्टमेंट से कुछ वहाँ पर, लेकिन वी आर स्टिल नॉट स्कैटर्ड, नाउ वी आर स्कैटर्ड। अभी 4 कैंपस में, एक तो हमारा बुरी तुलमुला है, एक तो आर्ट्स कैंपस हमारा ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग है, एक तो ये है, एक और जगह है, तो 2-3 जगह 4 जगह इनफैक्ट हम गांधरबल साइड से। हाँ जी, तो 2 गांधरबल साइड से, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। बट ये है कि हम इसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, तो इसमें हमने अभी कोई खर्चा वर्चा नहीं दिया। हम ये उम्मीद रखेंगे इस प्रोग्राम की तवज्जुह से जो बरसरे इक़्तिदार और बरसरे इख्तियार जो हज़रात व ख़वातीन हैं वो इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करें, ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के हवाले से चंद रोज़ कबल ही वहाँ के एक फॉर्मर फैकल्टी मेंबर ने कहा कि वो मिनी इंडिया है, वो मिनी इंडिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, क्योंकि हिंदुस्तान के हर खित्ते और मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स है, मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं यूटीज़ है और स्टेट्स है, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पढ़ते हैं, तो इस तरफ एजुकेशन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अज़हर भाई, मैं इसमें बस इतना सा जोड़ना चाहूँगा, एजुकेशन सिस्टम का जो मयार है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं पास आउट इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ही हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त स्टडीज़ होती है, प्रैक्टिकल वर्क पे बहुत फोकस किया जाता है, एंड होपफुली जो हम देख रहे हैं डिक्लाइन एडमिशंस वो जो है बेहतर हो जाए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडमिशंस और कंपटीशन बड़ा टाइट बना रहे। खैर नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से और मज़ीद बातचीत करेंगे आज के हमारे मेहमान से, लेकिन रुकना होगा एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और नाज़रीन मोहतरम आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, जो कि सेंटर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रोफेसर साहब, एक तो हमने आपकी ज़ाती ज़िंदगी से थोड़ा सा कोशिश की जानने के लिए, इसके साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने बात की, लेकिन थोड़ा सा वापस आना चाहेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि आपने 8 बुक्स लिखी हैं माशाल्लाह, इसके साथ मुख्तलिफ रिसर्च पेपर है, और आपने आगाज़ में बताया कि आपको बड़ा इंटरेस्ट था रिसर्च पेपर के हवाले से, तो उस मुतलिक थोड़ा सा हमें अपनी बुक्स के बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जब मैंने शुरुआत की टीचिंग लाइन में, जब मैं आया, इट वाज, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इट वाज आई एम ए टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। तो मेरा बड़ा शौक था पढ़ने लिखने का, तो कॉलेज में चूंकि शायद इतना ये एक रिवाज सा नहीं था लिखने का, कोई ऐसी कोई नहीं था, देयर वाज नॉट दैट गुड हेल्दी आई मीन ट्रेंड ऑफ राइटिंग और रिसर्च का वहाँ का, बिकॉज कॉलेज आर बेसिकली टीचिंग इंस्टीट्यूशन, दे आर नॉट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अनलाइक यूनिवर्सिटीज विच आर more or less equal. They are as far as teaching as far as research is concerned, as far as knowledge dissemination and knowledge creation. True. But colleges mostly focus on knowledge dissemination. But लेकिन वहाँ पर होने के बावजूद भी मेरा शौक रहा था पहले से ही, और मेरी जब मैंने कॉलेज में अपना जॉब प्रोफेशन स्टार्ट किया था, तो 2 या 3 साल के बाद ही मैंने लिखना शुरू किया। दो आई वॉज पोस्टेड अवे इन जम्मू डिवीजन, और हालात भी कुछ यहाँ पर सही नहीं थे उस वक्त, तो मैंने लिखना शुरू, तो मेरा जो शौक था उससे आगे चलता चला गया। अदरवाइज वेरी लेट आई शिफ्टेड टू यूनिवर्सिटी सिस्टम। मैं 2012 यानी 25 साल लगाने के था, मेरे को इन बिटवीन 2-3 मौके ऐसे अपॉर्चुनिटीज आई थी कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं, बट आई डोंट नो व्हाट इट वाज डिसाइड बाय ऑलमाइटी अल्लाह। मैं जब 2012 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया, तो उस वक्त मैं प्रिंसिपल था कॉलेज का, एंड डिग्री कॉलेज सुंबल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मी एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसका जो डिज़ाइन वगैरह दैट्स कंसिडर्ड अ मॉडल कॉलेज नाउ, बिकॉज अब तो बहुत मेहनत मैंने माशाल्लाह उसमें करी है, but that is paying now because that is taken as the replica of most other colleges which are coming up right now. तो उस वक्त कुछ दोस्तों ने मुझे शायद मशवरा दिया था कि आप एक प्रिंसिपल हो, कहाँ जाओगे आप पढ़ाने के लिए भी आप, तो मेरा माय रिस्पॉन्स टू माय फ्रेंड्स, दोज डियर फ्रेंड्स
parents was that कि मुझे लिखने पढ़ने का बड़ा शौक है। तो कॉलेज में मैं जब यूनिवर्सिटी में आई मीन जब मैं प्रिंसिपल बना गया तो 2-3 साल जो मैं है जब तक मैं प्रिंसिपल था तो पढ़ने लिखने से मुझे जो वास्ता जो कम हो गया। नेचुरली आई वाज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो दैट वाज नॉट पॉसिबली दैट वुड नॉट गो एज फार एज माय पर्सनल आई मीन ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स आर कंसर्न। तो दैट इज व्हाई कि मैं प्रिंसिपल था तो मैंने फिर ज्वाइन किया। दैट वाज अगेंस्ट द विशेस एंड माय आई मीन द सजेशंस ऑफ माय फ्रेंड्स इवन। तो मैंने ज्वाइन किया फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्योंकि मुझे शौक था लिखने पढ़ने का। तो मैंने माशाल्लाह जैसे आपने कहा कि 8 बुक्स किताबें लिखी है, उसमें से कुछ जो है प्रेस्क्राइब हुई थी सिलेबस में भी कुछ 1-2 बुक्स है, और 60 से ज़्यादा मैंने रिसर्च पेपर जो मैंने यहाँ आई मीन कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में पब्लिश की, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी, इधर भी और अब्रॉड भी। बहुत अच्छा। आपके हवाले से एक बहुत ही मुतासिर कुन बात यह है कि 38 साल तजुर्बा है आपके पास पढ़ाने का और रिसर्च के हवाले से जब हम बात करते हैं, और जाहिर सी बात है आपके मुशाहिदे में कई चीज़ें होंगी, और क्लास रूम में एक टीचर की हैसियत से जब आप देखते हैं कई चीज़ें हैं जो बदलने लायक है, इनको बदला जा सकता है। ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपको मौके मिलेंगे। अगर कहीं पर ऐसा मौका मिलता है जहां पर डिसीजन मेकिंग में आप अपनी बात रख सकते हैं, तो हायर एजुकेशन के हवाले से क्या समझते हैं आप? कौन सी ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है? इसी बहुत ही अहम क्वेश्चन अजहर साहब ने आपने पूछा है। ये जो क्योंकि मैंने कहा कि अभी जो NEP 2020 वो 2020 में आ गया, तो 2021 से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ने स्टेट्स से वो इम्प्लीमेंट करना। दो देयर आर स्टिल सम स्टेट्स इन इंडिया विच आर येट टू डिसाइड अबाउट कि वो इम्प्लीमेंट करे, वो अभी तक करे कि नहीं कर लेंगे। इससे पहले जो हुआ था 1986 में, सो आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड आई मीन 34-35 ईयर्स, तो 30-35 साल में बहुत लंबा अरसा हुआ करता है, especially in a field which is constantly changed, because the requirements, the job requirements, I mean the skill set is changing. Everything has been changing over the last 3 to 4 years. But unfortunately, our policy makers, they could not realize it possibly कि हम 30-35 साल एक सिस्टम जो है डायनेमिक सिस्टम होना चाहिए चेंज करें। तो इट्स एन एवॉल्विंग प्रोसेस। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी अभी 2020 में जो NEP 20 उसमें कुछ अच्छी बातें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की हुई है, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है, या जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए। ये चीज़ें तो वेस्ट में या इन द US सेटिंग, इन द वेस्टर्न सेटिंग्स, these things were already there. तो हमने लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने उनको नज़रअंदाज करके, दैट इज़ वाई वी पॉसिबली आवर सिस्टम स्टार्टेड बिकमिंग इररिलेवेंट। सो इन चीज़ों को, और ये एक कंस्टेंट सच चीज़ है। तो मैं अभी भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपने NEP 2020 जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स भी है। मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 20 एज फार एज स्कूल एजुकेशन लेवल इज कंसर्न, एक क्लस्टरिंग ऑफ आई मीन द स्कूल सिस्टम, यानी रिसोर्स जो है एक जगह जाएंगे तो इन आसपास इसके जितने भी स्कूल है एक रेडियस में, मे बी 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, वो सारी फैसिलिटीज एक ही स्कूल में हो जाएंगी। बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि आप वहां पर भी एक बड़ी सी लैब, इस स्कूल में भी एक बड़ी सी लैब, सो इट बिकम्स रेप्लिका ऑफ एंड इट रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड रादर वी कैन से। तो एक क्लस्टरिंग सिस्टम का कहते हैं, लेकिन इसके लिए तो फंडिंग की जरूरत है। जैसे कि NEP में एक रिकमेंडेशन यही भी है कि जो GDP का जो 6% है, दैट शुड बी आई मीन डिवोटेड टू दिस एजुकेशन सिस्टम, एंड इट्स फॉर बिहाइंड ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट दिस हॉविंग अराउंड 2-3% के हिसाब से। तो ये चीजें हैं, एंड वी हैव टू मेक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी हैव टू गो व्हाटएवर द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज एजुकेशन इज ऑन द कंकरेंट लिस्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। तो जो भी गवर्नमेंट है उनको हमने कि ये चीजें हमें चाहिए, वी कैन नॉट अप्लाई, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस इन टोटलिटी, एंड देन ये कि with every passing day there is a change in the skill set requirement, in the employability of I mean traits of these, but I mean there are efforts are being put in to see about those changes, but it's a constant process. It's not like it's a one shot affair. हमने लगा दिया पॉलिसी, हमने लगाई 2000, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का जो दे दिया 20 साल 25 साल 46 का, तो it should be rather a continuous process. It's not a one shot affair. तो जितने भी चीजें आ रही हैं, बिकॉज अभी जब देखे आई मीन दी इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और देखिए कि कितनी चेंज है, जो इररिलेवेंस कितनी जल्दी बन जाती है, ऑब्सोलेसेंस जो उसको हम कहते हैं,
एक सिकल सेट जो है 3 साल इतना हाई लेवल पे था, इट वाज सो मच रिक्वायर्ड और इन डिमांड, ऑल ऑफ अ सडन विद इन पीरियड ऑफ 3 years इट बिकम्स कंप्लीटली ऑब्सलीट. तो इसके क्या, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट एंड आवर एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी कंप्लीटली इन सिंक विथ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एंड रिक्वायरमेंट जो है दैट इज मोस्टली गवर्न एंड डिक्टेटेड बाय द टेक्नोलॉजी. सो जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जिस स्पीड से, इसी स्पीड से वी हैव टू बी रिएक्ट. So we have to be very much reactive. Rather, we have to be, I mean, proactive in a sense. कि इससे we must be able to just predict कि क्या होने वाला है. अभी हम कह रहे हैं कि all the areas in science, in medical science, health science, in other areas, these are being taken over by artificial intelligence. तो इसके लिए हमने पहले से तैयारी करके रखो. बिल्कुल. और मुझे लगता है फारूक साहब इस पे बात करेंगे, AI के हवाले से बात करेंगे, NEP के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक जो है वक्फे के लिए रुकना होगा और नाज़रीन मोहतरम पहुँचाएंगे आप तक प्रोमो सिंगिंग स्टार ऑफ JNK का. आइए कि आप देखते हैं क्या कुछ है इस प्रोमो में. बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसूं. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK में नाज़रीन मोहतरम आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर फारूक अहमद शाह साहब, जो कि सेंटर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. फारूक साहब, NEP के हवाले से हमने बात की और इस पे मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज जब भी मेहमान आते हैं तो कहते हैं कि ये मोस्टली धीरे धीरे जैसे आपने कहा इम्प्लीमेंट होगा, पर मेरा सवाल ये है कि जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं दैट कि एक बच्चा जो है 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है. सो इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल, बिकॉज आई एम सीइंग एज ए ले मैन, क्योंकि मैं टीचर नहीं रहा हूँ, ना मेरा एजुकेशन से इतना कुछ वास्ता है, बिकॉज आपने पर्टिकुलरली देखा हुआ है और 4 दिहाई आपने इसमें दी है एजुकेशन. आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंट लेट्स से कि बाई 46 इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट जो NEP जो पॉलिसी है? साहब ने बहुत ही एक अहम सवाल दिया है. जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्कीम जो लाते हैं हम, कोई भी प्रोग्राम हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं कि हमारे पास एक टारगेट क्या है, व्हाट डज इट स्पीक, एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. तो मैंने अभी जो एक उदाहरण दिया था कि खर्चे की बात है जी, तो वो हमने इसके लिए वसाइल हमने जोड़ने पड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अनलेस वी हैव द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल. एक जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की आपने बात करी, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी एक बच्चा जो है अभी खाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही नहीं पढ़ेगा, उसको तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, वो कोई लैंग्वेज कोर्स भी ले सकता है, उर्दू ले सकता है, संस्कृत ले सकता है, या कुछ उसके साथ वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, या इकोनॉमिक्स का बच्चा है वो फिजिक्स ले सकता है, बायोलॉजी ले सकता है. एक कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, एंड दिस इज व्हाट how the Western system has been more relevant as compared to our system. That is why it has been, it's a very very beautiful feature, it's striking feature of NEP. लेकिन इसके लिए हमने क्या चाहिए, we need to have institutions which are basically multidisciplinary. Exactly. Multidisciplinary. एक यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे IITs है, IIMs है, they are confined to provide education in one particular area. So but जो NEP की रिक्वायरमेंट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, दैट वाई इट हैज डन अवे विद द सोलो सिस्टम. सोलो मीन्स विच आर ओनली कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर एरिया, और हमने मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए. हमने एक ही यूनिवर्सिटी में या एक ही कॉलेज में फिजिक्स की सहूलत भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की होनी चाहिए. बट उसके लिए हमने, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इशू है, we are scattered our 4 or 5 campuses, it's not possible. तो इन चीज़ों को लगाने के लिए ये चीज़ों तो कर सकते हैं, बट वी नीड द राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट, और इसके लिए हमने मेहनत करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा कि वी नीड दिस अनलेस वी हैव सम रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल. जैसे कि इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, या इसी तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है. बच्चा जो है 2 सेमेस्टर करके वो जा सकता है,
देन ही कैन कम कंटिन्यू, उसको पैसों की जरूरत है, वो 2 साल काम करके वो आ सकता है वापस, या एकेडमिक एबीसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो ये क्वालिफिकेशन जो है आपको डिग्री 1 साल आपने किया, डिग्री नहीं मिलेगी आपको, आपकी क्रेडिट्स जमा हो जाएंगे। तो क्रेडिट्स से फॉर एग्जांपल आपको पीजी अवार्ड होने के लिए आपको 80 क्रेडिट्स की जरूरत है। यू कैन अर्न दिस 80 क्रेडिट्स नॉट इन अ स्पेन ऑफ 2 years, you can take at your own as per your own convenience and flexibility, at your own pace. आप 10 साल में 80 क्रेडिट्स कर सकते हैं। once you complete 80 credits so you will get a degree award. So ये चीजें जो है, and it's a complete system. We cannot implement a particular one particular fraction of and that system in one then stop for the time being, though it may take some time, but इसमें कुछ requirements भी है। But if we are provided all the facilities and infrastructure and all the requirements which have been there, it's not a big deal, we can implement it, and states and colleges and universities are trying to implement it. Hopefully. Right, Professor Sab Asnish Win, Moksar Wak, 1.5 minute है लगभग Asnish, का खास पैगाम, का खास शिश युष्ट या सांचु वातनाविन, खास कर साने नौजवान तामत, तालिब इल्म तामत, स्टूडेंट तामत। Main चीज है messages के times have changed. Times have changed. Let us come out of this कि हमने जो पढ़ना है खाली इसके लिए पढ़ना है कि हमने नौकरी लेनी है, वो भी गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। इसी एक फर्स्ट एनईपी भी ये भी है कि इसमें वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। तो इट्स नॉट इसे अगर आप वेस्ट में एक स्टडी कर लेंगे, इट्स वेरी कॉमन फैक्ट ओवर देयर कि वहाँ 12वीं के बाद जो है बच्चे जो है वोकेशनल्स की तरफ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो दे डाइवर्ट बिकॉज उनका जो अपना इंटरेस्ट होता है, कोई कारपेंटर बनना चाहता है, कोई मैकेनिक बनना चाहता है, कोई वर्कशॉप में काम करना चाहता है। सो ही अर्न्स डिग्रीज एंड ही अर्न्स एक्सपीरियंस इन दोज एरियाज ओनली। लेकिन हमारा बदकिस्मती से हमारा जो है वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाइट कॉलर जॉब्स एंड वी, और सो मच सो कि हमारे बच्चे जो है जिनके पास वसाइल है, घर में जमीन है, घर में कुछ और थे, वो जमीनें जो है बैठी हुई हैं, दे रन आफ्टर 5,000, 8,000 corporate jobs. So we need to change this mindset. Exactly. And it has to be changed. हालांकि वक्त आ रहा है, बट वी आर वेस्टिंग अ टाइम पॉसिबली। दूसरा जो है कि हमारा जो फोकस जो है, इवन इफ वी आर फोकसिंग एट गेटिंग सम एम्प्लॉयमेंट, इट शुड रन अवे, वी शुड डाइवर्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। राइट, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम पैगाम आपने हमारे नौजवानों तक पहुंचाया, आम लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो मत वसाफस इजाजत बिहु तुहतियत इस्ते खुदाए सवा। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।